everyone, how are you? This is Shanvi and I welcome you to all concept classes. देखिए ऑस्कुलेटिंग सर्कल हम पढ़ रहे थे, उसी के सीरीज में हम आगे लेक्चर में आ गए हैं। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्वेचर, हम लोकस फाइंड करना सीखेंगे या लोकस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखेंगे। एंड इसके लिए एक थ्योरम भी सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में डायरेक्टली पूछी जाएगी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ऑस्कुलेटिंग सर्कल में क्या समझा था कि एक कर्व है, मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है 3D में। हम क्या करते थे, इसका कोई पॉइंट लिया था हमने P X I, है ना, ये कोई पॉइंट लिया था। फिर इससे क्या किया था, जब ये क्या है बाहर 3D में है तो इसी से हमने क्या किया, स्फेयर मिला था हमें यहाँ पर ही। फिर स्फेयर को हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन से कट कराया था, फिर उससे हमें क्या मिला था, ऑस्कुलेटिंग सर्कल मिला था। उस ऑस्कुलेटिंग सर्कल का हमने सेंटर और रेडियस फाइंड किया था, याद है। आज हमें क्या करना है, लोकस। देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने वहाँ बहुत डिटेल में समझाया था कि लोकस क्या होता है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए। देखिए लोकस क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट दिया है आपको, ठीक, ये कोई पॉइंट दिया है, इससे आपने मतलब जो भी आपको कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कुछ भी फाइंड करना हो, सेंटर फाइंड करना हो या जो भी आपको दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक, तो ये पॉइंट लिया और यही रूल फॉलो करते जो आपने यहाँ पर ही लगाया है। इसी से क्या करेंगे, आप ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे पूरा इस तरीके से, ठीक। फिर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इट मीन्स इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट से आपने ये सर्कल डिफाइन किया तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, उसके लोकस। लोकस क्या करता है, मेनली कोई शेप बनाता है किसी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक, समझ में आया लोकस। अब देखिए यहाँ पर ही लोकस का क्या काम है। आप यहाँ क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर ही वही प्लेन कट करने के बाद सर्कल, इस ऑस्कुलेटिंग सर्कल था आपके पास जो कि क्या कर रहा था, मिल रहा था जब आपने ऑस्कुलेटिंग प्लेन से स्फीयर को कट किया था। तो जब ये ऑस्कुलेटिंग सर्कल मिल रहा था, आप उसमें क्या कर रहे थे, सेंटर फाइंड कर ले रहे थे, है ना, सेंटर फाइंड कर ले रहे थे। कैसे था वो सेंटर, जैसे इसको मैंने CI माना था, आई थिंक CI इक्वल्स टू क्या था, ये वाला पॉइंट XI प्लस ये रो था, क्यों, क्योंकि रेडियस और रो इक्वल हो गए थे, सो ये था रो। एंड यहाँ जो ये वेक्टर थी वो क्या थी, प्रिंसिपल नॉर्मल, ये क्या थी, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो ये क्या मिल गया था आपको, आपका सेंटर मिल गया था, इससे आप सेंटर निकाल ले रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, ये सेंटर एक जनरल केस है, 1 रखेंगे तो पहले के लिए आएगा। यही वो कहता है कि इस पॉइंट पर भी आपने सेंटर निकाला है। अब क्या कीजिए, ये एक इसके बगल वाला पॉइंट लीजिए, इधर लीजिए या फिर उधर लीजिए, कहीं भी इस कर्व में क्या कीजिए, एक इसके पास वाला पॉइंट लीजिए, ये हर जो उसके बगल में पॉइंट मिलेगा उस पे लीजिए एंड उस पे एक इसी तरीके से क्या बनाइए, ऑस्कुलेटिंग सर्कल। वही सारे रूल फॉलो करके कि स्फीयर बनेगा, प्लेन कट करेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक। तो उससे क्या करेंगे, हम इस सर्कल का भी क्या कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। फिर इसके आगे बढ़े, फिर यहाँ पर ही वही ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनाइए, फिर उसका भी क्या कर लीजिए, सेंटर फाइंड कर लीजिए। समझ में आ रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे, इस कर्व के सारे पॉइंट पे आपको क्या करना है, ऑस्कुलेटिंग सर्कल फाइंड करना है एंड देन उसके बाद उसका सेंटर फाइंड करना है। वैसे ही जब आप आगे आगे बनाते जाएंगे, ये क्या होंगे, इस तरीके से क्या बनता जाएगा, आपको हर केस के लिए सेंटर मिलता जाएगा, है ना, हर केस के लिए, हर ऑस्कुलेटिंग सर्कल के लिए आपको क्या मिलता जाएगा, सेंटर मिलता जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन्हीं सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक कर्व ही मिलेगा। क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप जब सेंटर फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से ये क्या होता है, टेंजेंट पे ये नॉर्मल क्या लॉन्ग आपको क्या मिलनी होती है, रेडियस मिलनी होती है। तो ये यहाँ पर भी आप फिर टेंजेंट बनाएंगे, फिर इसका परपेंडिकुलर ही बनाएंगे, ठीक, फिर उस पर मिलेगी आपको सेंटर। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आई थिंक कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको क्लियर करके बनाती हूँ। देखिए ये क्या मैंने बनाया था, गिवन कर्व, फिर मैंने क्या बताया कि इसके ही पॉइंट से क्या करते हैं, हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनाते हैं, फिर इस पॉइंट से टेंजेंट इसी पे तो बनाया जाता है ना, फिर ये नॉर्मल रहती है जिसपे हमें क्या मिलता है, सेंटर मिलता है।
क्लियर, ये क्या था गिवन पॉइंट। फिर उसी के आगे हमें क्या करना है, एक और पॉइंट लेना है, फिर उस पे क्या करना है, सेम सर्कुलर वो ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनाना है, फिर उसका ये टेंजेंट, फिर ये उसका नॉर्मल टेंजेंट है ये, और फिर क्या करना है, वहां पर क्या कर लेना है, हमें सेंटर फाइंड कर लेना है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप कोई पॉइंट लें, फिर उस पर से क्या करेंगे, आप ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनाएंगे, फिर उस पॉइंट पे टेंजेंट, फिर क्या करेंगे, उस पे नॉर्मल, फिर क्या करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे। क्लियर हो रहा है। तो जब आप क्या करेंगे, ऐसे पूरे क्या बनते जाएंगे इस तरीके से, सेंटर सेंटर, इसके साथ ही सेंटर बनेंगे ना इस तरीके से। अब देखिए क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, इन्हीं जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें सेंटर सेंटर, इन्हें क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, जब इन्हें हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी हमें क्या दे देता है, एक कर्व। अगर ये कर्व था ओरिजिनल C, तो हमें दूसरा कर्व क्या मिल गया, C1। समझ में आया। अब देखिए, अब मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, बेसिकली ये इसके लिए सेंटर है, इसके लिए ये सेंटर है, लेकिन इस कर्व के लिए जो हमने C1 फाइंड किया है, इस कर्व के लिए उसके ये लोकस है। क्यों, जब हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन इसमें क्या थी, सेंटर वाली। इसमें क्या, जैसे हमने सर्कल बनाया था, तो सर्कल क्या बनाया था, जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये क्या बन गए, सर्कल बन गए। तो ये इस सर्कल के लिए ये पॉइंट्स क्या थे, लोकस थे। सिमिलरली जब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो ये क्या बनाया, इसने C1 कर्व बनाया। तो C1 कर्व के लिए ये सारे पॉइंट्स क्या है, लोकस है, लेकिन C के लिए यही पॉइंट्स क्या है, उसके सेंटर है। समझ में आ गया। ये C1 के लिए तो लोकस है, लेकिन C के लिए कर्वेचर है। अब ध्यान से सुनिए, इसी से हम फाइंड करेंगे क्या, अपना लोकस फाइंड करेंगे। हमने क्या देखा था पहले, CI इक्वल्स टू क्या था, ये सेंटर था, XI जो कि ये पॉइंट मैंने लिया था, एज्यूम किया था, फिर क्या था, प्लस रो, और ये NI, ये सारे N वेक्टर्स। अब ध्यान से सुनिए, इसे मैं देखिए क्या लिख रही हूँ, इस C को लिख रही हूँ X, कैपिटल X है ये वेक्टर वाला, इक्वल्स टू, इन सब का I में हटा दे रही हूँ, सब वेक्टर्स में है, तो फिर X प्लस रो। आपको I में लेके चलना, I में भी लेके चलिए, कोई गलत नहीं है, मैंने हटा दिया क्योंकि इजी हो जाएगा। ये क्या है, N। अब ध्यान से सुनिए, इस कर्व के लिए तो ये सेंटर है, लेकिन इस कर्व के लिए ये लोकस है। हमें लोकस निकालना है, हमें लोकस निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, हम लोकस निकालेंगे कैसे, वो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट देगा नहीं, वो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट देगा नहीं। तो जब भी आपको क्या करना हो, किसी का लोकस निकालना हो, किसी का लोकस निकालना हो, तो जो कंडीशन गिवन हो, यहाँ कंडीशन क्या दी गिवन है कि हमें सेंटर का लोकस निकालना है। तो गिवन क्या है, सेंटर, गिवन कंडीशन क्या है, सेंटर। तो जो सेंटर के इक्वेशन बनाएंगे हम, या ये जो कंडीशन है हमारी जो दी हुई है, उसका रिलेशन हम लिखेंगे इस कर्व के कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि ये क्या है, इस कोऑर्डिनेट का सेंटर है ना, तो कंडीशन भी हमारी सेंटर वाली है। तो सेंटर निकालने के लिए या सेंटर के साथ उस कोऑर्डिनेट को मिक्स करके एक कंडीशन बनाएंगे। ये कंडीशन जो बनी, इसके लिए तो ये सेंटर निकालने के लिए बनी है, इस केस से ये सेंटर निकालने के लिए बनी है ना। अगर आप इस कर्व के रेफरेंस में देखें, हमें इस कर्व के लिए लोकस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, जो हमने इसके लिए कंडीशन निकाली, जो हमने इसके लिए कंडीशन निकाली, उसको बस इसमें चेंज करना होगा या इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा, क्योंकि C और X अल्टीमेटली दोनों क्या है, वो तो यही पॉइंट है ना। इसके लिए वो सेंटर है, इसके लिए वो लोकस है। तो हमने क्या किया, जो कंडीशन गिवन थी, सेंटर कंडीशन थी ना हमारी, कि हमें सेंटर का लोकस निकालना है, वैसे ही सबकी कंडीशन दी होती है। तो उस सेंटर की कंडीशन को उसके कोऑर्डिनेट के साथ जब हम साथ में लिख के जो इक्वेशन बनाएंगे, वो इक्वेशन को हम करंट इक्वेशन के लिए या करंट कोऑर्डिनेट में जब चेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका लोकस मिल जाएगा। समझ में आया। ये C इसके लिए तो उसका सेंटर था, पर इसके लिए क्या था, लोकस। तो जब हम इसके लिए उसका सेंटर निकाल लें, इस कर्व के लिए उसका सेंटर निकाल लें और उसका क्या करें, कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर दे, तो हमें इसका लोकस मिल गया। समझ में आया। C भी यही था, X भी यही था, है ना। तो अगर हम इस कंडीशन को, इसका कंडीशन और इसकी जो गिवन हमारे पास कोऑर्डिनेट है, उन दोनों को मिक्स करके सेंटर निकाल ले, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में या दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज कर दें, हमें मिल जाएगा C1। क्लियर। ऐसे ही मेनली सब में होता है। जब भी आपको क्या करना हो, किसी का भी लोकस निकालना हो, तो
तो क्या करिए, जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को लीजिए और क्या कीजिए, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, फिर उन दोनों का आपस में रिलेशन निकालिए, फिर उसको करंट में चेंज कर दीजिए, सिंपली आ जाएगा। समझ में आया? तो ये x क्या है इस कर्व के लिए क्या है, इसके ये पॉइंट्स हैं। समझ में आ गया? और ये x और p रो n क्या है, वो अभी भी इस कर्व के लिए लिया है हमने। ये x अभी भी ये वाला पॉइंट है और ये n ये जो हमने प्रिंसिपल नॉर्मल बनाई। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये क्या होगा, इससे हम अपना लोकस निकालेंगे। देखिए ये x क्या है, इसका पॉइंट है ना, और इसी पॉइंट को हमने लोकस कहा है इस कर्व के लिए। तो इस x को जब हम फाइंड कर रहे हैं इसके थ्रू, तो हमें क्या मिल रहा है, लोकस। लेकिन यहीं पर ही हमने ci लिखा हुआ है, तब भी तो हम ये दोनों कंडीशन सेम लगा रहे हैं। इट मीन्स हम इसके लिए फाइंड करें ci, मतलब इसके लिए हमने जो पॉइंट फाइंड किया उसको बस x के कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया? अब बस इसके आगे एक थ्योरम है, वो करा देती हूँ जल्दी से, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, ये है आपकी थ्योरम। द टेंजेंट टू C1 lies in the normal plane of the original curve। डेफिनेशन ये लैंग्वेज इतनी नहीं अच्छी लिखते हैं ये कि समझ में ही नहीं आता है। देखिए, द टेंजेंट टू C1 lies in the normal plane of the original curve। पहले तो ये समझ लियो ओरिजिनल कर्व क्या था, जो हमने जिसके लिए हमने सेंटर फाइंड करके फिर उसका लोकस बनाया था। ठीक, फिर क्या बोल रहा था, टेंजेंट टू C1। C1 मतलब जो दूसरा कर्व हमने लोकस के थ्रू बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके, ये है था आपका C1, ये क्या है आपका C। बहुत बड़ा डायग्राम हो गया यहाँ पर से देखिए, ये क्या था आपका C एंड ये क्या था आपका C1। द टेंजेंट टू C1, C1 के पॉइंट पे बनाइए टेंजेंट आप लोकस पे इसके। ठीक, क्या किया हमने, टेंजेंट बना दिया। वो कह रहा है कि ये लाई करेगा नॉर्मल प्लेन में। पहले तो ये लाई कहाँ करेगा, नॉर्मल प्लेन में। और किस नॉर्मल प्लेन में या किसके नॉर्मल प्लेन में, तो कर्व C के। मतलब ये जो टेंजेंट है ये मान लीजिए अगर यहाँ पर लाई कर रही है, तो ये प्लेन जो होगा वो होगा नॉर्मल प्लेन, और ये नॉर्मल प्लेन होगा किसका, इस कर्व का। समझ में आया? द टेंजेंट टू C1, C1 पे बना टेंजेंट नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, और वो जो नॉर्मल प्लेन होगा वो C पे बना होगा। समझ में आया? देखिए, ये मान लीजिए ये थी आपकी टेंजेंट, ये थी आपकी नॉर्मल, एंड ये क्या थी आपकी बाय नॉर्मल। ठीक, ये है आपका कर्व C के लिए। ठीक, कर्व C के लिए ये 3D में है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए ये ऐसे करके बाहर निकला हुआ है कर्व C, फिर इसके लिए जैसे मान लीजिए ये कर्व यहाँ पर से ऐसे है, ठीक, इस तरीके से, तो इस पॉइंट के लिए शायद उसका लोकस यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो। तो ये 3D में क्या करते हैं, ऐसा बना लेते हैं कि जो C1 का टेंजेंट है वो C के नॉर्मल प्लेन में लाई कर जाए। नॉर्मल प्लेन में लाई कर जाए मतलब जो हमें यहाँ पर ये दूसरा कर्व मिलेगा, 3D में है ये, इसको ऐसे में समझिएगा कि ये ऐसे है तो कैसे हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये दूसरा कर्व जो हमें मिला था, अगर हम इस पॉइंट पे लोकस ले और इसका टेंजेंट फाइंड करें, इसका टेंजेंट फाइंड करें, तो वो क्या होगा, इस प्लेन के अंदर होगा, है ना। वो क्या होगा, इस प्लेन के अंदर होगा। देखिए ये वाला जो प्लेन है ये इस कर्व के लिए होगा, है ना, इस कर्व के लिए है। लेकिन जो इस पॉइंट का टेंजेंट होगा वो कहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन में लाई कर रहा है। यही हमें दिखाना है। समझ में आया? बहुत इजी है, जल्दी से हो भी जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। चले आगे करें। चलिए अब देखिए, हमने लास्ट से अपना क्या निकाला था, कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस और क्या था, रो और ये n, ये x रो n, ये किसके लिए थे, ये था हमारा C के लिए। ये जो था ये हमारा C के लिए था ना, और ये x जो था ये क्या था, C1 के लिए थे। याद आया? मैंने क्या कहा था कि करंट में चेंज कर देंगे, तो करंट वाला ये था और जिसे हम चेंज करके लाए हैं वो ये था, है ना। तो अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसको सिंपली क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। अब ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएट तो ये होगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर इसका कर्व है C1, यहाँ इसका कर्व है C, तो यहाँ तो ये s से डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ C1 है, दूसरा कर्व है। इट मीन्स इसके लिए जो डिफरेंशिएशन होगा वो S1 के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए कैसे, dx बाय
ds1, ठीक, फिर ये ds1 बाय ds। क्लियर? इस तरीके से होगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब होगा ये x के रिस्पेक्ट में ही होगा तो dx बाय ds प्लस इनका क्या होगा अलग अलग। सो रो, फर्स्ट टाइम अगर रो हुआ है तो ये क्या हो जाएगा सिंपली n एंड फिर प्लस रो n के साथ होगा तो क्या मिल जाएगा हमें n डैश। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब एक चीज सुनिए मेरी, जो टेंजेंट होता है मैंने आपको बहुत बार समझाया कि टेंजेंट क्या होता है dx बाय dt, और इसे वेलोसिटी वेक्टर भी कहते हैं। वेलोसिटी भी यही होती है dx बाय dt, याद है आपको? और जो आप पढ़ते हैं एक चीज t इक्वल्स टू r डैश भी पढ़ते हैं। t इक्वल्स टू क्या होता है x डैश भी होता है। x डैश क्यों होता है? अगर आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको बताती हूँ। r क्या होता है? r का मतलब क्या होता है जनरली कि उसके अंदर x है, उसके अंदर y है, उसके अंदर z है। जब मैं आपको ऑस्कुलेटिंग भी पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि मैंने r की जगह x लिया हुआ है। क्या किया हुआ है? r की जगह x लिया हुआ है। इट मीन्स इसके अंदर भी x1, x2, x3 है। ये x1, x2, x3 इसके अंदर है। तो ये काम क्या कर रहा है? r की तरह ही काम कर रहा है। इट मीन्स कि हम x डैश को t से लिख सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर क्वांटिटीज नहीं है, ये क्या है? वेक्टर है। r वेक्टर ही तो था, इसीलिए तो r डैश इक्वल्स टू t हमने प्रूफ किया था, है ना? प्रूफ किया था पूरा इसका रिजल्ट। वैसे ही r की जगह x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x डैश की जगह क्या मिल जाएगा हमें? t। क्लियर? तो यहाँ से कैपिटल के लिए ये क्या हो जाएगा? कैपिटल x का डैश, और ये ऐसे ही रहेगा ds1 बाय ds इक्वल्स टू ये क्या है? x डैश प्लस रो n प्लस रो n डैश। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? t। ठीक, t। अब देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा t से, तो ये बंद कर लीजिए, ठीक, या फिर ये ऐसे ही मार्क कर लीजिए कि ये अलग अलग आपको दिखाई दे। ठीक, अब देखिए ये तो स्केलर है, स्केलर है ना, ये मैग्नीट्यूड देगा तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए ds1 बाय ds इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? t। ठीक, t हो गया प्लस यहाँ पर देखिए रो डैश n प्लस रो। सेडेड फ्रेनेट फॉर्मूले से ये क्या है? ये एक स्क्यू कर्वेचर है। आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि स्क्यू कर्वेचर, कर्वेचर और टॉर्शन में क्या रिलेशन है। तो स्क्यू कर्वेचर क्या होता है आपका? टाउ b। देखिए ये क्या है? सिंपली है तो इसलिए हम यहाँ उसमें लगा रहे हैं माइनस कप्पा t। समझ में आ गया? क्लियर? देखिए समझ के चलिए कि आपको दोबारा वापस से लेक्चर ना देखना पड़े ना। हो गया इतना क्लियर? अब सुनिए, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल्स टू ये t रखिए प्लस रो डैश n, इसको अंदर भेजिए रो टाउ b माइनस रो कप्पा t। क्लियर इतना? कोई डाउट नहीं इसमें? अब देखिए कप्पा क्या होता है? कप्पा का अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो रो मिल जाता है। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कप्पा का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स अगर हम कप्पा को इधर भेज दे तो कप्पा और रो मिलकर क्या देते हैं हमें? 1। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है? कप्पा एंड रो। मीन्स जब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होगा तो ये हमें क्या देंगे? 1। इट मीन्स यहाँ से सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? रो और कप्पा 1 होने के बाद सिर्फ t बचेगा, दैट इज t1 ds1 बाय ds इज इक्वल्स टू t प्लस रो डैश n प्लस रो टाउ b माइनस का t। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए ये t से ये t खत्म, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया? जो t1 ds1 बाय ds इज इक्वल्स टू रो डैश n प्लस रो टाउ b। यही हो गया हमारा रिलेशन जो हमें प्रूफ करना था। कैसे? टेंजेंट टू c1, c1 का टेंजेंट है t1, c1 के लिए सारी क्वांटिटी उसके 1 फॉर्म में होंगी ना, तो c1 का जो टेंजेंट था वो था t1
एंड क्या बोला उसने, नॉर्मल प्लेन होना चाहिए किस पे, कर्व सी पे। नॉर्मल प्लेन बेसिकली किससे बनता है, देखिए अगर ये T है, ये N है, ये B है, तो इन दोनों के बीच वाला ऑस्किलेटिंग होता है, तभी मैंने सिखाया था ना नॉट करके। फिर N और B वाले में N नॉर्मल है तो उसमें एक नॉर्मल तो आनी ही पड़ेगी, इट मीन्स ये वाला क्या हो गया था, नॉर्मल प्लेन, और ये क्या होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल भी प्रेजेंट है और ये बाय नॉर्मल भी प्रेजेंट है, तो नॉर्मल और बाय नॉर्मल के रिलेशन से जो हमें मिलता है वो क्या होता है, नॉर्मल प्लेन होता है। तो ये हमें नॉर्मल प्लेन मिल गया। और ये T1 क्या है, टेंजेंट है कर्व C1 पे, कर्व C1 पे टेंजेंट है, और ये तो एक स्केलर ही है, मैग्नीट्यूड है, मतलब उसके कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो एक स्केलर है, तो इसका कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, ये वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर तो अनचेंज रहेगा। तो ये जो T वेक्टर है ये टेंजेंट वेक्टर है किस पे, C1 कर्व पे, उसका रिलेशन हमारा नॉर्मल प्लेन के साथ आ गया, जो कि बनाया गया है कर्व C पे। क्लियर, प्रूफ हो गई इतनी। अब हमें क्या करना है, देखिए टेंजेंट मिल गया, मतलब जो टेंजेंट मिला है C1 कर्व का वो यहाँ पर ही मिला है, इसी के प्लेन में मिला है ना। तो हमें क्या करना है, हम क्या करें, अगर इसका एंगल भी निकाल लें तो और इजी हो जाएगा, हमें एंगल भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है ना, तो हम क्या करें, इसका एंगल भी निकाल लेते हैं। ठीक, अगर हम अब क्या करें, इसका एंगल निकालें, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका रिलेशन है, याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, तो देखें क्या था हमारे पास, अगर मान ले ये क्या था हमारे पास, n था, इसे b मान ले, एंड इसे क्या मान ले, t मान ले, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब देखिए उसने क्या कहा कि जो T1 है दूसरे कर्व पर टेंजेंट है, वो कहाँ लाई कर रहा है, पहले वाले के नॉर्मल प्लेन में, मीन्स ये क्या है, T1 है, ये T1 है। ठीक, ये इसके अंदर है, तो ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब क्या कह रहा है वो, कि जो T1 है इसका एंगल कुछ और होगा इनके साथ, क्योंकि इन दोनों की टेंजेंट तो ये है जो इनके साथ 90 डिग्री बनाएगी। ये जो टेंजेंट है इसके लिए कोई और प्रिंसिपल नॉर्मल होगी, और उनके लिए क्या होगा, कोई और बाय नॉर्मल होगा। ठीक, तो ये इनके बीच का एंगल कुछ अलग होगा, वही एंगल हम फाइंड करेंगे। मीन्स अगर इसे मान ले हम, ये क्या है अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि n और b के बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए हम अगर एंगल निकालना चाहें, दैट इज अल्फा हमें निकालना है, तो अगर हम क्या फाइंड कर लें, T1 डॉट b, T1 डॉट b फाइंड कर ले। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम इनका डॉट करें तो ये क्या है, T यूनिट वेक्टर, T1 यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है, B यूनिट वेक्टर है, तो ये T1 का मैग्नीट्यूड और B1 का मैग्नीट्यूड cos अल्फा, तो ये 1 है, ये 1 है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, cos अल्फा। क्लियर, क्या मिल गई, cos अल्फा मिल गई। T1 की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी है, यहाँ से। देखिए इसको क्या कीजिए, इसके नीचे भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए, तो हमें T1 क्या मिल जाएगा, T1 की जगह देखिए क्या रखेंगे हम, रो डैश n प्लस रो टाउ b, एंड ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ds बाय ds1। क्लियर, ds बाय ds1, और इसके साथ डॉट में क्या है पूरा, देखिए इसके साथ डॉट में क्या है, डॉट b इक्वल्स टू क्या है, cos अल्फा। ठीक, ये एक स्केलर है या मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या होगा, ये फर्क नहीं डालेगा वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में। जितनी भी मैग्नीट्यूड या स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं डालते, तो ये क्या हो जाएंगे एज अ कांस्टेंट बाहर। तो जब ये b आएगा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्या है n, और n और b के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 90, और 90 cos 90 की वैल्यू 0, इट मीन्स n डॉट b करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म हमें 0 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर है b डॉट b, कोई भी वेक्टर अपने साथ ही क्या रखता है, एंगल 0 रखता है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इट मीन्स b डॉट b क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, जिससे रो टाउ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, b डॉट b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, थीटा क्या है 0, क्योंकि b का क्या है अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट है, तो cos 0 की वैल्यू 1, और ये क्या है यूनिट वेक्टर, सो ये 1 है, इट मीन्स ये पूरे की वैल्यू b डॉट b की 1। ठीक, ये क्या मिल गया हमें, रो
टाउ इक्वल्स टू क्या है ये कॉस अल्फा। देखिए और इसके साथ क्या बचा हुआ है यहाँ पर डी एस बाय डी एस वन। ठीक क्लियर। अब क्या करें, इन दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड कर ले, क्या है वो एन डॉट पी वन, ये क्या होगा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस अल्फा। ये क्यों, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ इन दोनों के बीच 90 माइनस अल्फा। एन डॉट टी वन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एन, फिर इसका मैग्नीट्यूड टी वन, फिर कॉस क्या होगा हमारा 90 माइनस अल्फा, ये यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया cos 90 माइनस अल्फा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या मिल गई cos 90 माइनस अल्फा। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर से हम, फिर यहाँ पर t1 की वैल्यू यही पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या है यहाँ पर एन डॉट पहले से है, फिर हमें अंदर क्या क्या मिलेगा रो डैश एन प्लस रो टाउ बी। ठीक, फिर यहाँ क्या है डी एस बाय डी एस वन इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस अल्फा। फाइन। अब देखिए एन डॉट एन है, जब कोई वेक्टर अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में होता है तो वो क्या देता है सिर्फ 1 देता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा रो डैश मिलेगा बस। ठीक, फिर ये एन जब इसके साथ होगा एन डॉट बी होगा जब, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या दे देंगे हमें 0, जैसे ऊपर वाले केस में दिया था एन डॉट बी ने 0, वैसे यहाँ क्या मिल जाएगा एन डॉट बी 0। इसके साथ और क्या बच गया सिर्फ डी एस बाय डी एस वन विच इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। क्लियर। एक तो हमें ये मिल गई कंडीशन, ये इस 0 हटा दे यहाँ से, तो ये क्या मिल जाएगा सिर्फ डी एस बाय डी एस वन। एक तो मिल गई मान लीजिए फर्स्ट, और ये क्या मान लीजिए आप सेकेंड। समझ में आया। ये तो ये थ्योरम का रिलेशन था, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक 2 को क्या करें 1 से डिवाइड कर दे, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि हमें tan में वैल्यू मिले कॉट से ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम जल्दी। तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड दें 2/1, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन है इक्वेशन 2। ठीक, कंफ्यूज रह जाएगा, मैंने 2 से 1 को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पर रो डैश डी एस बाय डी एस वन इक्वल्स टू क्या है साइन अल्फा, और डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा डी एस बाय डी एस वन रो टाउ, इसके नीचे क्या आएगा कॉस अल्फा। ठीक, फिर क्या होगा इससे ये डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा रो डैश बाय रो टाउ इक्वल्स टू tan अल्फा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ अल्फा की, तो अल्फा यहीं रोक लेंगे, tan को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स रो डैश बाय रो टाउ। दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड दैट बी और एन। समझ में आ गया। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर इंपॉर्टेंट था, तो आप इसे देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं डेरिवेशन में, बस आपको समझना ही है, बाकी सब तो ये एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्लियर। ये आज का हमारा लेक्चर था, इम्पॉर्टेंट था। आई थिंक अब इसके बाद मैं ऑस्कुलेटिंग स्फीयर कराऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन सब के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलें। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।